प्यारे विद्यार्थियों, आपका अभिषेक दुबे की पाठशाला में स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट पार्ट, हमने क्या देखा कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, आखिर ये क्रांति हुई क्यों और क्रांति का मतलब क्या होता है। तो हम जान गए थे कि जब राजनीतिक रूप से समाज को एक रैपिड चेंज लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए, वो घटना क्रांति कहलाती है। तो इस घटना में ऐसी क्या बात थी कि क्या क्या चेंज आए, आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। हम कारण जान चुके थे, अब देखेंगे उसमें क्या क्या घटनाएं घटेंगी तो हम समझेंगे क्या क्या चेंजेस आ गए। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखते हैं इंसिडेंट्स। दोस्तों, आपने देखा कि मंगल पांडे ने क्या किया था, अपने ऑफिसर को शूट कर दिया था, गोली मार दी थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये अफवाह उड़ गई थी कि जो कारतूस नया आया है उसको किससे खोलना है, मुंह से, और उसमें चर्बी लगी है किसकी, गाय की और सूअर की। लेकिन क्या उसके बाद मंगल पांडे बचा? नहीं। 29 मार्च को याद रखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, उनको मार दिया गया इस जुर्म में। ये बात आग की तरह फैल गई लोगों को के बीच में, स्पेशली जो इंडियन आर्मी थे, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे, उनके बीच में ये बात फैल गई। कुछ डर गए, लेकिन कुछ इस घटना से बहुत ही आग बबूला हुए। अब मार्च के बाद ये घटना 9 मई को पहुंचती है। 9 मई भी एक बड़ा दिन था भारतीय इतिहास के पन्नों में। क्या था कि मेरठ में कुछ और सिपाहियों ने विद्रोह किया कि हम भी ऐसा नहीं करेंगे, उस कारतूस को मुंह से नहीं खोलेंगे, आप हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, अब आपकी बात नहीं मानेंगे, वैसे हमारे साथ अन्याय बहुत होता है। तब क्या हुआ, तो ऐसे 85 इंडियन सिपाहियों को, 85 इंडियन सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया, तुरंत उनके सर्विस से निकाल दिया गया। और न केवल निकाला गया बल्कि उनको 10 साल जेल की तुरंत सजा दे दी गई। अब ये बात यहीं तक नहीं रुकी, और भी सोल्जर इस बात में आ गए, वो भड़के। 9 मई की घटना, 10 मई को क्या होता है कि सोल्जर्स जेल की तरफ मार्च करते हैं मेरठ में ही। उनका क्या मकसद था कि ऑफिसरों को मारा जाए, अपने साथियों को छुड़ाया जाए। होता भी ऐसा है, ब्रिटिश ऑफिसर मारे जाते हैं और वो कुछ जो बचे होते हैं वो डर के भाग जाते हैं और बाकी सेना को रिलीज कर लिया जाता है। अब सेनाओं ने, मतलब जो सिपाही थे, उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया। अब आगे क्या करें, मुद्दा ये था। अब अगर वापस जाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको छोड़ेगी नहीं, कदम तो आगे बढ़ गया है, मतलब कि क्रांति स्टार्ट हो गई है। अब आगे किया जाए, तो कोई क्रांति, कोई बड़ी चीज़ें कब चलती हैं, जब उसका कोई एक नेता होता है। तो इन लोगों ने क्या एहसास किया कि हमें एक लीडर चाहिए, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारे साथ हो, हमारे आगे हो और हमारी लड़ाई को जारी रख सके। रातों रात वो लोग पहुँचे दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली में उस समय कौन था, बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह था। और कहीं ना कहीं ये था कि मुगल बादशाह पूरे हिंदुस्तान का बादशाह होता है, यदि वो इस लड़ाई का नेता बनेगा तो लड़ाई जोर शोर से शुरू हो जाएगी और अब इन अत्याचारी अंग्रेजों को हम यहाँ से निकाल के भगा देंगे, अपने सम्मान को, अपने पद को, अपने राज्य को वापस पा जाएंगे। हालांकि बहादुर शाह जफर डर रहे थे, बहुत डर रहे थे, लेकिन सिपाहियों ने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, बस आप हमारा साथ दीजिए, आप नाम के लिए आगे आइए, बाकी सारा काम हम करेंगे। तो अंत में वो तैयार हो गए। हाँ, एक बात यहाँ और बता दूं कि ये जो बहादुर शाह जफर थे, ये एक्चुअली बहादुर शाह द्वितीय थे, एक और बहादुर शाह प्रथम हो चुके थे। तो ये इनका नाम जफर इसलिए था क्योंकि शेर और शायरी कविताएं लिखते थे और उसमें जो उनका उपनाम टाइटल होता है उसमें वो जफर नाम यूज़ करते थे। तो अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इस क्रांति को, इस लड़ाई को एक नेता मिल गया दिल्ली से। तो केवल दिल्ली में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ। आप देखिए, आपके सामने लिस्ट है, कुछ सेंटर्स हैं और कुछ लीडर्स हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति शुरू हुई। इसके बाद कानपुर में देखिए नाना साहब, जो कि पेशवा बालाजी द्वितीय के पुत्र थे, उनकी लीडरशिप में शुरू होता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, उनके नेतृत्व में शुरू कर दिया गया। अवध यानी लखनऊ में बेगम हजरत महल के लीडरशिप में ये क्रांति शुरू हो गई, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई, बिल्कुल मारपीट, कि इनको मारो या खुद मरो। उद्देश्य था कि अब इनको मार के अंत करना है और हमें अपने स्टेट को, अपने राज्य को अपने कब्जे में, अपने शासन को, अपने सम्मान को फिर से लाना है। बहुत हो गया। अब जो बेगम हजरत महल थी, उनके पास, वाजिद अली शाह के पास संतान तो थी नहीं, तो बिरजीस कद्र, जो कि जिसको उन्होंने गोद लिया था,
उसके नाम से बेगम हजरत महल आगे आए। इसी तरह बिहार में कुंवर सिंह आगे आए। कुंवर सिंह बहुत ही बुजुर्ग थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। बरेली में बख्त खान आगे आए और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और मंडला में तो रानी अवंतीबाई आगे आई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा उत्तर भारत में अनेक जगहों पर ये विद्रोह शुरू हो गया और लोग अंग्रेजी सेना के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई में जोर शोर से उतर आए। मध्यम वर्ग इसमें साथ नहीं था। गोलियां, बंदूकें चलने लगीं। जहां देखो वहां आपस में लड़ाइयाँ हो रही थीं। आप मैप देख सकते हैं, आपको इसमें मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, नोट्स में, कॉपी में इसको ज़रूर बनाइएगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा में ये मैप वर्क आपसे पूछा जाएगा। अब इस रिवॉल्यूशन में हुआ क्या? इस रिवॉल्यूशन में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। भारत के लोग जो अपने नेता के साथ थे वो अपना तन धन मन सब कुछ झोंक दिए थे। अब दिक्कत ये थी कि एक तो ब्रिटिश सेना थी जो वेल ट्रेंड थी, ट्रूप, उनके पास हथियार थे, गन्स थे, बारूद थे, गोला थे। दूसरी तरफ कुछ राजा, कुछ नवाब जो कि पहले से हारे हैं, पहले से सत्ता से निकाले हैं, धन की कमी है, सेनाएं उतनी परिपक्व नहीं है, वेल ट्रेंड आर्मी नहीं है उनके पास, इसके अलावा हथियारों की भी कमी है। तो कैसे उनके सामने ठहर पाएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि एक कम्युनिकेशन नहीं था। मान लिया कानपुर में कोई हार रहा है और झांसी में जीत रहा है, तो कानपुर से झांसी के बीच में कोई मैसेंजर नहीं था जो बता सके और मिल करके वो लड़ सकें। सब लोग अलग अलग अपनी लड़ाई जारी रखे थे। कानपुर अलग लड़ रहा है, झांसी अलग लड़ रहा है, इसके अलावा अवध अलग लड़ रहा है, दिल्ली अलग लड़ रहा है। तो ये लड़ाइयाँ अलग अलग पड़ गईं। मतलब इस तरीके से एक पावर नहीं बनी, चिट फुट लड़ाइयाँ हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि लड़ाई का जो सोल था, प्योर था। उनका क्या मतलब था कि हमें ब्रिटिशों को हटाना है अपने राज्य से और खुद को फ्री करना है, अपने तरीके से शासन चलाना है। लेकिन वो एकजुट नहीं थे और ब्रिटिश उनको चारों तरफ से घेर रहे थे। तो एकजुट का ना होना, अच्छे ट्रूप्स का ना होना, अच्छे हथियारों का ना होना, ट्रेनिंग का ना होना, धन की कमी होना और आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना, इन सब चीज़ों के कारण हमारा ये जो पहला रिवॉल्यूशन था, भारत की पहली क्रांति स्वतंत्रता संग्राम थी, वो फेल होने लगी और धीरे धीरे ब्रिटिश सारे एरियाज़ को रिगेन करने लगे। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से आर्मी ने वापस फाइट बैक किया, कैसे ब्रिटिशों की आर्मी आगे आई और उसने इस रिवॉल्यूशन को समाप्त किया, दबा दिया, इसका दमन किया और एक एक करके सारे राज्यों को, क्षेत्रों को वापस ब्रिटिश आर्मी में मिला लिया तो उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा, तो वो हमारा अंतिम वीडियो होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जल्दी हम